वॉर का नाम सुनकर न्यूज़ चैनल व लोगों में बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है। एक नया टॉपिक मिल जाता है लोगों को डिस्कस करने का, जो एक अलग लेवल का माहौल होता है, जो बाकी वेब सीरीज़, मूवीज़ या न्यूज़ देखने पे नहीं मिलता। लेकिन जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन को जानते हैं, जिनके अपने इस वॉर जोन से गुजरे होते हैं, उनको वॉर के नाम से एक्साइटमेंट नहीं बल्कि उनको डर लगता है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है? नाटो का सहारा लेकर यूक्रेन को मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हो, मिलिट्री फोर्सेस को भेजा जा रहा है। इंडिया को भी ज़रूरत थी न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पर, कश्मीर के टाइम पर। ये जो ह्यूमैनिटी का पार्ट आप दुनिया को पढ़ा रहे हो, इसी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नुकसान आपका भी हो जाता या आप भी इसका नुकसान उठा लेते, तो जो लोग अपने परिवार वालों को मरता हुआ ना देखते। अगर सच में इनको छोटे छोटे देशों की इतनी ही चिंता होती तो अफ़गानिस्तान को रातों रात छोड़ के ना भागे होते। जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन को जानते हैं, जिनके अपने लोग वॉर जोन में होते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिनके अपने पिता, भाई या बेटा गलवान रीजन में थे और वॉर जैसी सिचुएशन थी, दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उन्हें वॉर जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। इनफैक्ट रसिया जो इस समय अटैक कर रहा है, उसे भी अच्छे से पता है कि वॉर से देश का अपने अपने आप को ही रिस्क में डाल देती है, भले ही वह कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो। फिर रसिया को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रसिया को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा? आपने सुना होगा कि रसिया ने कुछ शर्तें रखी थी और वो शर्तें मान ली गई होती तो वह श्योर कर रहा था कि वह वॉर नहीं करेगा। अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखेंगे तो वह नाटो और यूएस से डिमांड कर रहा है, यूक्रेन से नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ? इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन एक मोहरा बना है। मोहरा क्यों बना है? इसके लिए हमें कुछ पहले की बातों पर ध्यान देना होगा, हमें कुछ पहले के समय में जाना होगा। एक समय था जब यूक्रेन रसिया का हिस्सा हुआ करता था। उस समय रसिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ और यूएसएसआर से कई सारे छोटे छोटे देश बने। उनमें से एक था यूक्रेन। यूक्रेन का अलग होना रसिया के लिए सबसे ज़्यादा दुखद था। अच्छा, सेपरेशन ज़रूर हो गया था, लेकिन चलता वो रसिया के हिसाब से था। पुतिन हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि यूक्रेन रसिया से अलग नहीं है। पुतिन ने 2021 में एक नोट भी लिखा था, जिसमें पुतिन ने रसिया और यूक्रेन के रिलेशन के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा था कि कैसे वो दोनों एक सेम हिस्ट्री, एक सेम कल्चर को शेयर करते हैं। यूक्रेन और रसिया में एनपीटी के तहत 1996 में अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रसिया को देकर आ गया था। आज अगर वो बॉम्ब यूक्रेन के पास होते तो सिनेरियो कुछ और ही होता। यूक्रेन की जो आबादी है उसमें से 30% रसियन है। वो रसियन लैंग्वेज बोलते हैं, वो रसिया को सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट रसिया से लगा है तथा ईस्टर्न यूक्रेन का वह पार्ट है जहां रसियन आबादी ज़्यादा है। 2014 से पहले यूक्रेन और रसिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि यूक्रेन में जो सरकार थी वो रसिया के हिसाब से चलती थी, सारी पॉलिसी रसिया के हिसाब से होती थी। यूरोप और यूएस में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को बहका लें। और फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रसिया यूक्रेन को अपने हिसाब से चला नहीं पाया और यूक्रेन यूएस व यूरोप के बहकावे में आ गया। यूक्रेन में भी दो ग्रुप्स हैं। पहला जो रसियन बोलते हैं और रसिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। दूसरा वह ग्रुप है जो यूरोपियन नेटिव हैं, जिनका झुकाव यूरोपियन कंट्री के तरफ ज़्यादा रहता है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर थे। ऐसा कहा जाता है कि ये प्योर रसियन थे।
इनको यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें इन्हें एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर हुआ, जिसे ये मना करके चले आए। इस वजह से यूक्रेन में इनके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट नवंबर 2013 में शुरू हुए और फरवरी 2014 तक चले। ये प्रोटेस्ट इतने हाई लेवल के हुए कि प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और रसिया में जाकर शरण ली। इस घटना के बाद आने वाले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि अगर रसिया का फेवर ज़्यादा किया तो खुद का पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इंडिया में कोई सरकार आए और वो पाकिस्तान के गुणगान करने लगे तो वो सरकार कितने दिन चलेगी, ये आप समझ ही सकते हैं। अब यहाँ से यूक्रेन के पास दो ऑप्शन थे। पहला कि वे रशिया के हिसाब से जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। दूसरा ये कि अपने आप को यूरोपियन कंट्री के साथ मिला ले। यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टी ये अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजॉरिटी क्या चाह रही है, और 2014 के बाद यूक्रेन धीरे धीरे रशिया के बजाय यूरोपियन कंट्री के तरफ उनका झुकाव होने लगा। ये बात रसिया अच्छे से समझ पा रहा था और रसिया को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रसिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है। पूरे यूरोप में 30% नेचुरल गैस अकेले रसिया देता है पूरे यूरोप को। जब नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है तो वह पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है, और जिस कंट्री के थ्रू ये निकलती है उस कंट्री को उसका रेंट देना होता है। इन पाइपलाइन के जो इम्पोर्टेंट रूट थे वो यूक्रेन से भी गुजरते थे। 2013 तक यूक्रेन रसिया के हिसाब से चलता था, लेकिन उसके बाद से यानी कि 2014 से यूक्रेन ने रसिया से $33 बिलियन यूक्रेन ने रसिया से मांगना शुरू कर दिए। 2014 तक यूक्रेन रसिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर था, लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन एकदम बदल गई थी। रसिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे, जो एक फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन ने उसके लिए भी मना कर दिया। दिन पर दिन यूक्रेन का यूरोपियन कंट्री की तरफ झुकाव रसिया पर काफ़ी भारी पड़ रहा था। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने के लिए। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, जिसके अंतर्गत कई देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जिसमें ये था कि एक देश पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे, और जो देश नाटो का मेंबर बनता है, ये सबको पता है कि इसे यूएस और यूरोपियन देश ने इसे यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था। यूएसएसआर छोटे छोटे देशों पर कब्जा न कर ले। जब नाटो स्टार्ट हुआ तब इसमें 11 देश थे और आज इसमें 30 मेंबर हैं, और धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा है। रसिया को दिक्कत तब हुई जब यूरोप एक स्ट्रेटजी के तहत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना मेंबर बना रहा है। एक तो एंटी नेशन कंट्री का ग्रुप बड़ा हो रहा है, दूसरी चीज़ रसिया के बॉर्डर पर यूएस की मिसाइल्स व मिलिट्री पहुंच रही है। एस्टोनिया, लातवेन, पोलैंड इसके बॉर्डर के ही पास हैं। और यूक्रेन भी अगर मेंबर बन गया तो यूएस 1 से 2 मिनट में चाहे तो वहाँ से अटैक लॉन्च कर पाएगा रसिया के खिलाफ। ये उन कंट्री को अपना मेंबर बनाती है जो रसिया के पास रहती हैं, फिर भले ही वह कितनी छोटी ही कंट्री क्यों ना हो, वो इसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो या नहीं। अब यूक्रेन को देख लें तो अब यूक्रेन को ही देख लें तो ये एलिजिबल ही नहीं है नाटो के मेंबर के लिए।
नाटो की गाइडलाइन कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कुछ समय पहले बाइडेन कह रहे थे कि ईस्टर्न यूरोप में फोर्स भेजेंगे ताकि यूएस के छोटे छोटे देशों पर कब्जा ना कर ले। उनकी सिक्योरिटी की बात है। अगर सच में इनको छोटे छोटे देशों की इतनी ही फिक्र होती तो ये अफगानिस्तान को रातों रात छोड़कर भागे नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बॉर्डर के पास मिलिट्री बेस बन गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि वॉर होने लगे। देखिए, यूएस और रसिया में कभी भी लड़ाई होने लगे तो जब तक रसिया यूएस पर एक मिसाइल छोड़ेगा तब तक यूएस रसिया पर 10 मिसाइल छोड़ चुका होगा, भले ही उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हों। यही काम अगर रसिया करने लगे, यूएस के बॉर्डर वाली कंट्रीज़ को हथियार सप्लाई करने लगे, तो यूएस ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है? अब रसिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूक्रेन नाटो का मेंबर इसलिए बनना चाहता है जिससे वो सिक्योर हो सके। अभी भी करंट की बात करें तो रसिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी और कहा था कि वे डिमांड पूरी हो जाएं तो वह अटैक नहीं करेगा। उन डिमांड्स को अगर गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है, असली लड़ाई तो यूएस व रसिया की ही है। पहली डिमांड थी कि नाटो जितनी भी एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उसे बंद कर दे और नाटो फोर्सेस को पोलैंड व बाल्टिक देशों से हटा ले। दूसरी डिमांड थी कि रिटर्न में दे कि यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तीसरी डिमांड थी कि यूएस नाटो की न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में हैं उनको डिसआर्म कर दे। हालांकि यूएस बहुत कंसर्न है ह्यूमैनिटी को लेकर पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब उसे अपने फ़ायदे की बात थी तो उससे वो पीछे नहीं हटा और डिमांड्स को मना कर दिया। अगर आप इन डिमांड्स को ध्यान से देखेंगे तो यह यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा है। जो भी मांगा जा रहा है वो यूएस व नाटो से मांगा जा रहा है। यूएस का ये इतिहास रहा है कि फॉल्स सिक्योरिटी का एश्योरेंस देने के बाद जब कोई देश बर्बादी की ओर जाने लगता है तो उसको छोड़कर भाग जाता है। आज यूक्रेन में भी जो हो रहा है उसका जितना जिम्मेदार रसिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है। इन दोनों कंट्री की जो भी दुश्मनी है उसके चक्कर में लाखों लोगों की जान गई है। आपने सुना होगा कि रसिया ने कहा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, हम सिर्फ डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। जब यूक्रेन पर कंट्रोल आ जाएगा तो वहाँ की गवर्नमेंट रसिया के हिसाब से चलेगी और फिर जो ये नाटो का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि यूक्रेन नाटो से मिल जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई यह कह रहा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए। बाइडेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाइडेन बहुत वीक प्रेसिडेंट हैं। देखिए, वो वीक नहीं है, वो बहुत तेज प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत चालाक हैं, जो बिना गोली चलाए इतना नुकसान कर सकते हैं रसिया का, उसकी फ्रेंडली कंट्री में वॉर करवा सकते हैं, तो वो क्यों बीच में आएंगे। भले ही रसिया बहुत बड़ी सुपर पावर है पर यूक्रेन के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा भी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही भागेंगे, और इसमें रसिया का बहुत बड़ा नुकसान है। लोगों को रसिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि उनको मालूम था कि रसिया एक एग्रेसर है, तो क्यों आप उनका एग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी का पार्ट आप दुनिया को पढ़ा रहे हो, उस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नुकसान आप भी उठा लेते तो जो लोग आज अपने परिवार वालों को मरता हुआ यूं ना देखते। अगर आपके परिवार से कोई होता तो आप अपने ईगो को साइड में रखते और बातचीत से हल निकालते। आप ईगो की लड़ाई आप तभी करते हैं जब किसी और की जान दांव पर लगी हो।
यूएस इंडिया के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर बना रहा है कि रसिया के खिलाफ बयान दो, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो यूएस के हिसाब से चल के अपना नुकसान नहीं करेगा। आप देख लेना, इंडिया रसिया के खिलाफ नहीं जाएगा। थोड़े बहुत बयान आते रहेंगे कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से हल निकलना चाहिए आदि। यूक्रेन ने दूसरी कंट्री के बहकावे में आके अपनी कंट्री के मासूमों को खतरे में डाल दिया है। ये चीज़ इंडिया नहीं कर सकता है। अगर इंडिया यूएस का सपोर्ट कर भी दे तो उससे वॉर नहीं रुकेगा। इसमें सिर्फ एक ही काम होगा जिससे रसिया, चीन, पाक करीब आ जाएंगे। जो कमज़ोर होंगे वो हार जाएंगे और जो ताकतवर होंगे वो जीत जाएंगे, और लीडर फिर से हाथ मिला लेंगे। जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।